हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेस। एडिटोरिया करंट अफेयर्स का नया बुक मार्केट में आ गया है। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 और अंत में इससे जुड़े 50 एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे। इससे पहले बजट 2023-24 और फटाफट 100.com लोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया है। आइए कुछ नोट जान लेते हैं कि 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। अब आइए जानते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। आइए देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि 8.7%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% है। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान है जीडीपी में वृद्धि 7.0%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहेगा। 2023-24 में अनुमानित है जीडीपी में वृद्धि 6 से 6.8% की वृद्धि। अब आइए आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले अध्याय फर्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति 22-23 पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान। विभिन्न एजेंसियां एडीबी विकास दर 7%, मूडी 7%, फिंच 7%, वर्ल्ड बैंक 6.9% विकास दर बताया था, IMF 6.8, RBI 6.8, SBI 6.8, OECD 6.6 बताया। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 से स्रोत लिया गया है। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आइए अध्याय 2 देखते हैं कि भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 में राजकोषीय विकास राजस्व सुधार के बारे में है। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों GST में दमदार वृद्धि संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह अप्रत्याशित वृद्धि दिखी है। आप देख सकते हैं 0 लाख इतना 1.24 लाख करोड़ 1.49 लाख करोड़ की तरह बढ़ा है औसत मासिक GST संग्रह। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण GDP के अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। अध्याय 4 में था कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात GNPA घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंच गया। भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल-दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन से अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अगर अध्याय 5 की बात करें तो कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 से बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने की बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो क्या क्या निम्नलिखित है।
प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्कों में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अध्याय 6 में था, टोटल 12 अध्याय है। सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों को सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि यूएनडीपी की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 19-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया गया है। अध्याय 6 में था, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने के लिए इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस की वार्षिक उत्सर्जन के लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। इस वन लाइनर के बाद MCQ भी देखेंगे 50, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसे ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर का कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया है। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, कितना 1024 मिलियन टन। उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें शामिल है। देश के 17वां टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। 674 एशियाई शेर है, 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अगला चैप्टर है 8वां, कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्रों में सिर्फ 30% की वृद्धि देखी गई है। अब देख सकते हैं कि कृषि और संबंध के क्षेत्र में वृद्धि 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.8 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना प्रारंभ किया गया था 1998 में। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त से खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.3 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। ये सब जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अध्याय 8 देखते हैं, उद्योग स्थायी विकास का। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत में कर दिया। भारत विश्व का सबसे अधिक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति से 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल या फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 609 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी बना है। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले के उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 12 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र है। मेक इन इंडिया 2.0 जो है 27 क्षेत्रों के साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजना अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया है। अध्याय 10 में था सेवाएं शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 22-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। अब आइए अध्याय 11 देखते हैं, वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आश्वासन। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा। भारत में अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए गए। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ। इससे पहले भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादकों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई। अगस्त 2020 में कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष CAB GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2020 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है और कितना 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया दिसंबर 2022 के अंत तक। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 778.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आखिरी अध्याय 12 है, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपये के 89,151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 9 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपये का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 17.2 लाख GWH विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5%, तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो है 11.7%। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग का सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग NW घोषित किया गया है, जिससे देश में NW की कुल संख्या 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिससे 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से है। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ता में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4%। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। जून 2020 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या है। विभिन्न संघ के कुल प्रजनन दर NFHS 5 के अनुसार वर्ष 19-21 के लिए 2.0, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2020 के लिए 2.0, शिशु मृत्यु दर 35.2 और वर्ष 2020 के लिए 28, मातृ मृत्यु दर 97 है 2018 से 20 के लिए, नवजात मृत्यु दर 24.9 वर्ष 19-21 के लिए और वर्ष 2020 के लिए 20 है। 5 वर्ष से कम आयु की वर्ग की अगर देखा जाए तो 41.9 है और ये 32 है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मैक्सिको 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और चीन 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल सितंबर से भारत में टॉप 3 निवेश करने वाला देश सिंगापुर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मॉरिशस, UAE। भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाला क्षेत्र कौन कौन था? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवाओं और व्यापार। और टॉप 3 निवेश करने वाला देश सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। अब आइए आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 6 से 6.8% तक अनुमानित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, 31 जनवरी 2023 को, यानी बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी को, उससे एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है, यानी 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार दुनिया की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो अभी अभी देखे थे कितने अध्यायों में, तो टोटल 12 अध्यायों में बांटा गया था। आंसर हो जाएगा B। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, इनमें से एक से अधिक यानी सभी। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। वर्ष 2023 से 27 तक कितने PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा C, 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों के 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 50%। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन B, 2022-23 में। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 315.7 मिलियन टन।
वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में है सबसे ज़्यादा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के आता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास खालिस्तान बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 610.5 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.2 लाख गीगावाट आवर। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27.5%। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल तेली घनत्व कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84.8%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा नेटवर्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, यह भी है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, यह है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। वित्तीय वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.0%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? सही जवाब है ऑप्शन ए, 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत कितने लोग गरीबी इस रेखा से बाहर आ गए हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, 41 करोड़ लोग। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो बी, अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वे 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, IMF द्वारा। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2050 तक। आर्थिक समीक्षा का उल्लेख लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितना आधार अंकों की वृद्धि की है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 225। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। एक तरफ क्षेत्र है और देखना है कि इनमें से कौन सा सही हो रहा है। तो कृषि 3.5% की वृद्धि दर सही है। उद्योग 4.1% की वृद्धि, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना, ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2047 तक। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जेएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। सिर्फ यही सही है, केवल 2 सही है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 117 करोड़। वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीबीए कितना प्रतिशत बढ़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.7%। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुना। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय को 2021 जुलाई में लाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 में 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200% से वृद्धि दर्ज की गई है। यह था आर्थिक समीक्षा 2022-23। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह एक एक कर वीडियो आते रहेगा। आप चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।